की ओर तेजी से बढ़ाते हुए योद्धाओं की ओर देखा। उसका चेहरा कुछ गंभीर हो गया। इन परिस्थितियों में श्याम भेड़िया गिरोह का सामना होना कोई अच्छी बात नहीं थी। सामान्यतः वह श्याम भेड़िया गिरोह से नहीं डरता था। यद्यपि वे शक्तिशाली थे, फिर भी हरित बांस खड्ग संप्रदाय भी कोई कमजोर नहीं था। कई वर्षों से हरित बांस खड्ग संप्रदाय और श्याम भेड़िया गिरोह के बीच लगातार ठनी रहती थी और श्याम भेड़िया गिरोह कभी भी उन पर बहुत अधिक बढ़त हासिल नहीं कर पाया था। अतीत में वह श्याम भेड़िया गिरोह के योद्धाओं का सामना करते हुए कभी पीछे नहीं हटता था, लेकिन अब सुचारू महाद्वीप पर रक्तजीवी वंश के आक्रमण के कारण हरित बांस खड्ग संप्रदाय और श्याम भेड़िया गिरोह के बीच का यह संघर्ष इस स्थिति के सामने पूरी तरह से महत्वहीन था। हर्षवर्धन नहीं चाहता था कि श्याम भेड़िया गिरोह के साथ संघर्ष के कारण उसकी अपनी शक्ति क्षीण हो। अब उसे रक्तजीवी वंश के खतरे से निपटने के लिए अपनी अधिकतम शक्ति को बचाकर रखने की आवश्यकता थी। सर 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 इंद्रपुरी नगर के हर तरफ से आकृतियां नगर की दीवार की ओर उड़कर आने लगीं। भव, छवि, समीर और हरित बांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धा नगर के बाहर प्रकट होने वाली ऊर्जा को महसूस करने के बाद वे भी दीवार की ओर एकत्रित हो गए। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने भी नगर के बाहर प्रकट हुए श्याम भेड़िया गिरोह के सदस्यों पर ध्यान दिया। सच कहा जाए तो विराट का स्वर्ण नाग अवतार ही वह पहला व्यक्ति था जिसने इन श्याम भेड़िया गिरोह के योद्धाओं की ऊर्जा को महसूस किया था। भले ही विराट के स्वर्ण नाग अवतार का साधना स्तर हरित बांस खड्ग संप्रदाय के योद्धाओं से मेल नहीं खाता था, लेकिन उसकी शक्ति उन सभी से कहीं अधिक थी। यहां तक कि हरित बांस खड्ग संप्रदाय के सदस्यों में सबसे शक्तिशाली हर्षवर्धन भी विराट के स्वर्ण नाग अवतार जितना शक्तिशाली नहीं हो सकता था। हालांकि विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने श्याम भेड़िया गिरोह के योद्धाओं को देख लिया था, फिर भी वह सक्रिय रूप से उनके पास नहीं गया, बल्कि छुपकर सब कुछ देखने लगा। वह सुचारू महाद्वीप पर केवल कुछ ही समय से था और इसके बारे में बहुत कम जानता था। स्थिति को स्पष्ट रूप से समझने से पहले वह बहुत अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। इंद्रपुरी नगर के बाहर श्याम भेड़िया गिरोह के योद्धा शीघ्र ही इंद्रपुरी नगर पहुंच गए। अरे वाह, क्या ये कुंवर हर्षवर्धन नहीं है? क्या इत्तेफाक है यहां कुंवर हर्षवर्धन से टकराना, और अप्सरा मीनाक्षी भी। श्याम भेड़िया गिरोह के इन योद्धाओं ने इंद्रपुरी नगर पहुंचते ही स्वाभाविक रूप से हर्षवर्धन, मीनाक्षी और हरित बांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धाओं को तुरंत देख लिया था। आगे खड़े एक घमंडी युवक ने हर्षवर्धन की ओर देखा, फिर मीनाक्षी को निहारने लगा और मुस्कुराते हुए बोला, अप्सरा, मीनाक्षी हमेशा की तरह ही सुंदर और आकर्षक हैं। अगर मुझे बस अप्सरा मीनाक्षी के सौंदर्य को चूमने का अवसर मिल जाए तो मैं किसी फूल के नीचे मरने को भी तैयार हूं। हा हा हा, अप्सरा मीनाक्षी, हमारे कुंवर आप पर इतने मोहित हैं, आप उनके सामने समर्पण क्यों नहीं कर देती? हमारे कुंवर के साथ चलिए और आप विलासिता का जीवन जिएंगी। इसके अलावा हमारे कुंवर निश्चित रूप से आपको एक स्त्री होने का नशीला आनंद देंगे, जो उस मूर्ख हर्षवर्धन के साथ रहने से कहीं बेहतर है। एक कामुक दिखने वाले व्यक्ति ने जोर से ठहाका लगाया। घमंडी युवक और उस कामुक व्यक्ति की बातें सुनकर श्याम भेड़िया गिरोह के योद्धा हंसी से लोटपोट हो गए। हा हा हा, अप्सरा मीनाक्षी और हमारे कुंवर की जोड़ी तो स्वर्ग में बनी है। वह हर्षवर्धन क्या चीज है, वह तो हमारे कुंवर के जूते उठाने लायक भी नहीं है। अप्सरा मीनाक्षी, अच्छा होगा कि आप जल्दी से हमारे कुंवर का प्रस्ताव मान लें। आज से बेहतर कोई समय नहीं है। क्यों ना आज ही अप्सरा मीनाक्षी और हमारे कुंवर का विवाह संपन्न हो जाए। यदि अप्सरा मीनाक्षी और हमारे कुंवर साधना साथी बन जाते हैं तो हरित बांस खड्ग संप्रदाय और हमारा श्याम भेड़िया गिरोह एक ही परिवार बन जाएंगे। हा 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 हा। श्याम भेड़िया गिरोह के योद्धाओं ने मीनाक्षी का कामुक तरीके से मजाक उड़ाया। तक्षक, तुम मरना चाहते हो? यह देखकर मीनाक्षी का सुंदर चेहरा तुरंत बर्फ जैसा ठंडा हो गया। हरित बांस खड्ग संप्रदाय के गौरव के रूप में वह इस तरह का अपमान सहन नहीं कर सकती थी। मीनाक्षी ने अपना हाथ खोला और उसकी हथेली में एक लंबी तलवार वाला जादुई अस्त्र प्रकट हो गया। यद्यपि हर्षवर्धन ने पहले ही उसे निर्देश दिया था कि हरित बांस खड्ग संप्रदाय के योद्धाओं को श्याम भेड़िया गिरोह के योद्धाओं के साथ संघर्ष से बचना चाहिए, वह इन दरिंदों को इतनी खुलेआम अपना अपमान करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। नीच इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वरिष्ठ बहन मीनाक्षी का इस तरह अपमान करने की? मैं तुमसे आखिरी सांस तक लड़ूंगा। समीर अब और खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपनी लंबी तलवार निकाली और गुस्से से चिल्लाया। हालांकि जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, हर्षवर्धन ने उसे पकड़ लिया। कनिष्ठ भाई समीर, भावुक मत हो, हर्षवर्धन ने गहरी आवाज में कहा। वरिष्ठ भाई हर्षवर्धन, उन्होंने पहले ही वरिष्ठ बहन मीनाक्षी का इतना अपमान कर दिया है, आप अभी भी इसे कैसे सहन कर सकते हैं? समीर ने गुस्से से जवाब दिया। तक्षक, सुचारू महाद्वीप पर वर्तमान में रक्तजीवी वंश का आक्रमण हो रहा है। इस स्थिति में हम सभी इंसानों को एकजुट होकर रक्तजीवी वंश के आक्रमण का विरोध करना चाहिए। हमारा हरित बांस खड्ग संप्रदाय तुम्हारे श्याम भेड़िया गिरोह से नहीं उलझना चाहता। हमें उम्मीद है कि तुम अपने कार्यों पर विचार करोगे और हमें मजबूर नहीं करोगे। हर्षवर्धन ने उस घमंडी युवक को घूरते हुए कहा। उसका चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था। यह घमंडी युवक तक्षक था, जो श्याम भेड़िया गिरोह का कुंवर था और हर्षवर्धन का पुराना प्रतिद्वंद्वी था। वे पहले भी कई बार टकरा चुके थे। तक्षक सुचारू महाद्वीप पर सबसे प्रतिभाशाली और शक्तिशाली युवकों में से एक था। उनकी अनगिनत मुठभेड़ों में हर्षवर्धन शायद ही कभी उस पर भारी पड़ी डीडीएच पाया था। वर्तमान स्थिति में यदि उनका हरित बांस खड्ग संप्रदाय श्याम भेड़िया गिरोह से भिड़ता है तो परिणाम केवल आपसी विनाश ही होगा। यदि लड़ाई में उनकी शक्ति क्षीण हो गई तो रक्तजीवियों का दोबारा सामना होने पर वे और भी अधिक भेद्य हो जाएंगे। इसलिए इस स्थिति में हर्षवर्धन श्याम भेड़िया गिरोह से उलझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। हर्षवर्धन, हमें धमकी देने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि श्याम भेड़िया गिरोह तुमसे डरता है? हर्षवर्धन की बातें सुनकर एक तिकोनी आंखों वाले व्यक्ति ने उपहास किया।
अगर तुम लड़ेचने की जिद करते हो तो हमारा हरित बांस खड्ग संप्रदाय अंत तक तुम्हारा साथ देगा, हर्षवर्धन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। जैसे ही उसने बात पूरी की, उसने अपना हाथ खोला और अपनी लंबी तलवार निकाल ली। यह देखकर हरित बांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धाओं ने भी अपने अस्त्र निकाल ली। चलो लड़ते हैं, कौन किससे डरता है, तिकोनी आंखों वाले व्यक्ति ने उपहास किया। उसने भी अपना हाथ खोला और अपना अस्त्र निकाल लिया। हालांकि जैसे ही वह हरित बांस खड्ग संप्रदाय के योद्धाओं से भिड़ने वाला था, एक हाथ बगल से आगे बढ़ा और उसे नीचे दबा दिया। तिकोनी आंखों वाला व्यक्ति चौंक गया। उसने तेजी से अपना सिर घुमाया और देखा कि जिसने उसे दबाया था वह कोई और नहीं बल्कि उनका कुंवर तक्षक था। भुजंग, जाने दो, तक्षक ने उपहास के साथ कहा। चूंकि कुंवर हर्षवर्धन ने पहले ही हार मान ली है, तो चलो अपनी किस्मत को ज्यादा ना आजमाएं और उन्हें अभी के लिए जाने दें। कुंवर, उन्हें इस तरह जाने देना उनके लिए बहुत आसान होगा, भुजंग नामक तिकोनी आंखों वाले व्यक्ति ने अचरज में कहा। यह रवैया उनके कुंवर के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। अतीत में जब उनका सामना हरित बांस खड्ग संप्रदाय के योद्धाओं से होता था, विशेषकर हर्षवर्धन से, तो वे मामला शांत होने से पहले उनसे जरूर लड़ते थे। इस बार तक्षक ने इन हरित बांस खड्ग संप्रदाय के योद्धाओं को इतनी आसानी से जाने दिया था, जिसने उसे बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। उसे तो यहां तक लगा कि कहीं उसने गलत तो नहीं सुन लिया। हाँ कुंवर, यह एक दुर्लभ अवसर है। हम अप्सरा मीनाक्षी को बंदी बनाकर आपके बिस्तर को गर्म कर सकते हैं। क्या आपने नहीं कहा था कि यदि आप एक दिन हरित बांस खड्ग संप्रदाय की अप्सरा मीनाक्षी को बंदी बना सकें तो आप उनका आनंद लेंगे और हम भी थोड़ा मजा लूटेंगे? मैं सच में अप्सरा मीनाक्षी के स्वाद का अनुभव करना चाहता हूं कि वह कितनी नशीली हैं। कामुक दिखने वाले व्यक्ति ने अपनी चौधी तलवार लहराई। राका नाम का यह व्यक्ति तक्षक का काफी सक्षम गुर्गा था। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि वह बहुत शक्तिशाली था। उसकी साधना केवल अमरलोक के 5वें स्तर पर थी, जो तक्षक के योद्धाओं के बीच कोई खास बात नहीं थी। लेकिन वह एक लंपट व्यक्ति था जो तक्षक के मनोरंजन के लिए सुंदरियों को ढूंढने में माहिर था। इसलिए वह तक्षक का पसंदीदा था और उसे महत्व दिया जाता था। हा हा हा, राका, दयालु होना हमेशा अच्छा होता है। हमारा श्याम भेड़िया गिरोह हमेशा से समझदार रहा है। चूंकि कुंवर हर्षवर्धन ने पहले ही हार मान ली है, तो चलो उनका कुछ सम्मान करते हैं और उन्हें जाने देते हैं। राका की बातें सुनकर तक्षक जोर से हंसा। ऐसा नहीं था कि वह हर्षवर्धन को सम्मान देना चाहता था, बल्कि वह इन परिस्थितियों में हरित बांस खड्ग संप्रदाय से नहीं उलझना चाहता था। युद्ध के मैदान पर उन्होंने बहुत जोर लगाया था और मुश्किल से घेराबंदी तोड़ने में सफल हो पाए थे। उनके समूह में हर कोई पहले से ही घायल था और इस अवस्था में हरित बांस खड्ग संप्रदाय से लड़ाने से श्याम भेड़िया गिरोह को ज्यादा फायदा नहीं होता। अगर वे हरित बांस खड्ग संप्रदाय के साथ एक गतिरोध तक लड़ते हैं और फिर रक्तजीवियों का सामना करते हैं, तो क्या वह विनाशकारी नहीं होगा? वे रक्तजीवी अविश्वसनीय रूप से क्रूर थे, जिन्होंने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया था और जो भी दिखता था उसे मार डालते थे। युद्ध के मैदान पर हारने के बाद उन्होंने शुरू में आत्मसमर्पण करने का इरादा किया था। दुर्भाग्य से जबकि रक्तजीवियों ने उनके आत्मसमर्पण को बाहर से स्वीकार कर लिया, जैसे ही उन्होंने अपनी सुरक्षा कम की, वे तुरंत उन पर टूट पड़े डिहे। भारी संख्या में श्याम भेड़िया गिरोह के योद्धाओं का क्रूर रक्तजीवियों द्वारा वध कर दिया गया, जो उनका शिकार बन गए और उनके जीवन की ऊर्जा चूस ली गई, जिससे वे सूखे कंकाल बन गए। उस डरावने दृश्य को याद करके आज भी उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। इसलिए जब हर्षवर्धन ने रक्तजीवियों का जिक्र किया, तो तक्षक ने हरित बांस खड्ग संप्रदाय के योद्धाओं के साथ उलझना जारी रखने में रुचि खो दी। ठीक है, चूंकि कुंवर दयालुता दिखा रहे हैं, तो चलो उन्हें अभी के लिए जाने देते हैं। राका ने मीनाक्षी की ओर देखा। उसके चेहरे पर निराशा की झलक थी। उनके श्याम भेड़िया गिरोह में 20 से अधिक सदस्य थे, जबकि हरित बांस खड्ग संप्रदाय में केवल दर्जन भर ही थे। संख्या के मामले में श्याम भेड़िया गिरोह को स्पष्ट रूप से एक महत्वपूर्ण लाभ था। यदि दोनों पक्षों में संघर्ष होता, तो श्याम भेड़िया गिरोह निश्चित रूप से इस बार इन हरित बांस खड्ग संप्रदाय के योद्धाओं को हराने में सक्षम होता। यहां तक कि इस बात की भी बहुत अधिक संभावना थी कि वे मीनाक्षी को जीवित पकड़ लिया सकते थे। यदि वे मीनाक्षी जैसी अप्सरा का आनंद ले पाते, तो वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि वह कितना नशीला अनुभव होता। वे जानते थे कि तक्षक ने उनसे पहले ही वादा किया था कि यदि वे मीनाक्षी को पकड़ लेते हैं, तो वह उसका आनंद लेगा और उन्हें भी थोड़ा मजा करने देगा। अभियान में शामिल हर व्यक्ति को उसके सौंदर्य का स्वाद चखने का अवसर मिलेगा, और तक्षक इस मामले में कभी कंजूस नहीं था। जब वह पकड़ी गई सुंदरियों के साथ खेलकर ऊब जाता था, तो वह अपने आदमियों को भी उनका आनंद लेने का इनाम देता था। यद्यपि तक्षक क्रूर था, लेकिन वह अपने आदमियों के साथ लूट का माल साझा करता था। यही कारण था कि वे सभी तक्षक के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार थे। चलो नगर में चलते हैं, तक्षक ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। वे बहुत देर से भाग रहे थे और शारीरिक व मानसिक रूप से थक चुके थे। भागना जारी रखने से पहले उन्हें आराम करने और अपनी ताकत वापस पाने के लिए एक जगह ढूंढने की जरूरत थी। अन्यथा उनकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए दोबारा रक्तजीवियों का सामना करना परेशानी भरा होगा। तक्षक ने हर्षवर्धन और हरित बांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धाओं को अनदेखा कर दिया और भुजंग, राका और श्याम भेड़िया गिरोह के बाकी योद्धाओं को लेकर इंद्रपुरी नगर में चला गया। ये दुष्ट, एक दिन मैं इन सबको मार डालूंगी। मीनाक्षी ने तक्षक और श्याम भेड़िया गिरोह के अन्य सदस्यों को जाते हुए देखकर कड़वाहट से कहा। वह तक्षक और उसके श्याम भेड़िया गिरोह के सदस्यों से तीव्र घृणा करती थी। पहला कारण यह था कि श्याम भेड़िया गिरोह सुचारू महाद्वीप पर घमंड से काम करता था और कई बुरे काम करता था, और उसने हमेशा उनके पाशविक व्यवहार का विरोध किया था। दूसरा, तक्षक ने हमेशा उसके सौंदर्य की लालसा की थी और एक से अधिक बार उस पर बुरी नजर डाली थी। कई बार जब वह अभियानों पर थी, तो लगभग तक्षक ने उसका फायदा उठा ही लिया था। सौभाग्य से उन नाजुक पलों में हर्षवर्धन समय पर पहुंच गया, जिससे वह किसी भी नुकसान से बच गई।
अन्यथा यदि वह तक्षक के हाथों पड्डिडी टच जाती तो परिणाम अकल्पनीय होते। तक्षक पूरे सुचारू महाद्वीप में कुख्यात है, उसके घिनौने काम कोई रहस्य नहीं है। यदि वह उसके हाथों पड्डिडी जाती तो बात सिर्फ इतनी नहीं होती कि उसने उसे अपवित्र कर दिया, बल्कि उसके और उसके अमानवीय गुर्गों द्वारा उसे बर्बाद कर दिया जाता। तक्षक ने पहले भी कई बार ऐसा किया है। जो महिलाएं उसके हाथों पर डरती थीं, वे या तो असहनीय अपमान के कारण आत्महत्या कर लेती थीं, या तक्षक और उसकी भीड़ द्वारा क्रूरता से तब तक नोची जाती थीं जब तक उनकी मृत्यु न हो जाए। श्याम भेड़िया गिरोह ये दरिंदे सुचारू महाद्वीप पर एक नासूर हैं। जब तक इस नासूर को जड़ से खत्म नहीं किया जाता, न जाने कितने और निर्दोष लोग उनकी क्रूरता का शिकार होंगे। चलो चलते हैं। मीनाक्षी की बातें सुनकर हर्षवर्धन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, इस नगर के मामलों को निपटाने के बाद हमें भी यहां से निकल जाना चाहिए। उनका हरितबांस खड्ग संप्रदाय और श्याम भेड़िया गिरोह जानी दुश्मन थे। दोनों संप्रदायों के बीच संचित संघर्ष अत्यंत तीव्र था। यद्यपि तक्षक और अन्य श्याम भेड़िया गिरोह के योद्धाओं के साथ उनका संघर्ष अस्थायी रूप से टल गया था, लेकिन जब तक वे एक ही नगर में थे, उनके संघर्ष अनिवार्य रूप से देर सबेर भड़क ही उठेंगे। हालांकि हर्षवर्धन भी श्याम भेड़िया गिरोह के तरीकों का विरोध करता था, लेकिन बाहरी दुश्मनों से घिरे होने की वर्तमान स्थिति को देखते हुए वह सच में श्याम भेड़िया गिरोह पर अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करना चाहता था। वर्तमान में सुचारू महाद्वीप का सबसे बड़ा दुश्मन रक्तजीवी वंश था। कनिष्ठ बहन मीनाक्षी, तुम मेरे साथ रहो, हर्षवर्धन ने मीनाक्षी की ओर देखते हुए कहा। तक्षक हमेशा मीनाक्षी पर बुरी नजर रखता था। हालांकि तक्षक ने अपनी बातों का ध्यान रखा था और उनके हरितबांस खड्ग संप्रदाय के लोगों से नहीं उलझा था, लेकिन कौन जानता है कि यदि वह मीनाक्षी को अकेला देखे तो वासना से वशीभूत होकर उस पर हमला न कर दे। हर्षवर्धन नहीं चाहता था कि ऐसी कोई दुर्घटना हो। जी वरिष्ठ भाई हर्षवर्धन, मीनाक्षी ने सहमति में सिर हिलाया। बाकी लोग, यदि नगर में श्याम भेड़िया गिरोह के सदस्यों से सामना हो तो सहनशील रहने की कोशिश करें और संघर्ष से बचें। हर्षवर्धन ने सभी पर एक नजर डाली और निर्देश दिया। वरिष्ठ भाई हर्षवर्धन, क्या होगा यदि वे हमें सताएं? क्या हमें वापस लौटने की अनुमति नहीं है? समीर खुद को यह पूछने से रोक नहीं सका। यदि श्याम भेड़िया गिरोह तुम्हें उकसाता है तो मुझे तुरंत सूचित करो। निजी तौर पर उनके साथ किसी भी विवाद में न उलझें, हर्षवर्धन ने सख्ती से कहा। ठीक है, समीर ने जवाब दिया। यद्यपि वह श्याम भेड़िया गिरोह के घमंडी और दबंग व्यवहार को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, लेकिन उसके पास अनुपालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि हर्षवर्धन ने ऐसा कहा था। हर्षवर्धन उनके हरितबांस खड्ग संप्रदाय का वरिष्ठ शिष्य था, जिसकी संप्रदाय के भीतर अपार प्रतिष्ठा थी। वह इस वरिष्ठ शिष्य का बहुत सम्मान करता था। वरिष्ठ भाई हर्षवर्धन, पिछले कुछ दिनों से उस खड्ग सन्यासी की हरकतें बहुत संदेहास्पद रही हैं। वह नगर के व्यूह के साथ छेदा छादा कर रहा है। इस समय भव ने हर्षवर्धन की ओर देखा और कहा, मुझे आश्चर्य है कि खड्ग सन्यासी क्या साजिश रच रहा है। क्या हमें उसे गिरफ्तार करके उससे पूछताछ करनी चाहिए? पिछले कुछ दिनों से उसने खड्ग सन्यासी को नगर में किसी चीज के साथ छेद छादा करते हुए देखा था। खड्ग सन्यासी के कार्यों को देखकर ऐसा लगता था कि वह नगर के व्यूह पर काम कर रहा था। उसे नजरअंदाज करो, हर्षवर्धन ने कहा। हम कोई और परेशानी मोल नहीं ले सकते। सभी लोग जो हमने पूरा नहीं किया है उसे जारी रखें। एक बार जब हम काम पूरा कर लेंगे तो हमें चले जाना चाहिए। जी वरिष्ठ भाई हर्षवर्धन, सबने एक स्वर में हामी भरी और तितर बितर हो गए। मास्टर राका, कुंवर ने हमें यहीं आराम करने का निर्देश दिया है और कहा है कि हरितबांस खड्ग संप्रदाय के साथ आसानी से न उलझें। कहीं ऐसा न हो कि हम परेशानी खद्दी कर लें। हमारे लिए अभी छुपकर बाहर जाना कोई अच्छा विचार नहीं है। श्याम भेड़िया गिरोह के एक योद्धा ने कुछ हिचकिचाहट के साथ राका की ओर देखा। तुम किस बात से डर रहे हो? राका ने उसे घूरते हुए झुंझलाहट में कहा। हम बस इस नगर में कुछ मजे करने के लिए बाहर जा रहे हैं, उन हरितबांस खड्ग संप्रदाय के लोगों के लिए परेशानी खद्दी करने नहीं। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मेरे पीछे मत आओ। मैंने बहुत दिनों से कोई मजा नहीं किया है। मैं दबी हुई इच्छाओं के साथ पागल हो रहा हूं। इसके साथ उसने अपने मातहत को नजरअंदाज कर दिया और बाहर की ओर चलना जारी रखा। श्याम भेड़िया गिरोह का योद्धा एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन अंततः उसके पीछे हो लिया। वे दोनों इंद्रपुरी नगर की सड्डे डेकों पर भटकने लगे। राका चलते हुए लगातार नगर की महिलाओं को निहार रहा था, एक शिकार की तलाश में। वह एक औरतबाज था जो व्यावहारिक रूप से महिलाओं का विरोध करने में असमर्थ था। इस दौरान अपने भागने में व्यस्त होने के कारण वह बहुत समय से किसी महिला के साथ नहीं रहा था। आज इस नगर में पहुंचकर वह स्वाभाविक रूप से अपनी बेचैनी को और अधिक दबा नहीं पा रहा था। हालांकि तक्षक ने श्याम भेड़िया गिरोह के सदस्यों को नगर में आराम करने और परेशानी खद्दी करने से बचने के लिए इधर उधर न भटकने का निर्देश दिया था और कहा था कि उन्हें श्याम भेड़िया गिरोह के मुख्यालय लौटने के लिए जल्द से जल्द निकल जाना चाहिए, लेकिन राका, यद्यपि उसने तक्षक के शब्द सुने थे, अपनी वासना के जागने पर उन्हें पूरी तरह भूल गया था। इसके अलावा उसने परिवेश को ध्यान से महसूस किया था और पाया कि हरितबांस खड्ग संप्रदाय के योद्धाओं के अलावा नगर में अमरलोक का कोई अन्य विशेषज्ञ नहीं था। जब तक वह हरितबांस खड्ग संप्रदाय को नहीं उकसाता, तब तक वह कोई परेशानी खद्दी नहीं करेगा। भले ही वह पूरे नगर को नष्ट कर दे, फिर भी महाविपत्ति लोक की वे चींटियां उसके सामने शक्तिहीन होंगी। मास्टर राका, वह जो महिला आगे जा रही है वह काफी सुंदर लग रही है। काफी देर तक इंद्रपुरी नगर की सड़कों पर भटकने के बाद श्याम भेड़िया गिरोह का योद्धा अचानक आगे एक आकृति को घूरते हुए चिल्लाया। यह सुनकर राका ने उस दिशा में देखा और महिला का चेहरा देखकर उसकी आंखें चमक उठी। हा 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 हा, मास्टर राका की किस्मत आज सच में बहुत अच्छी है जो ऐसी खूबसूरत महिला से सामना हुआ है। बहुत समय हो गया है जब मास्टर राका ने उसके जैसी कोई चीज देखी हो।
राका ने दूर खड़ी महिला को अपनी वासना से भरी आंखों से देखा और जोर से हंसने से खुद को रोक न सका। चलो चलते हैं। राका ने हाथ हिलाया और लंबे कदम भरते हुए महिला की ओर बढ़ा। सुजाता अपने संगठित दल का नेतृत्व करते हुए नगर में थी और लगातार घायल नागरिकों का इलाज कर रही थी। अचानक दो आकृतियों ने उसका रास्ता रोक लिया। सुजाता ने ऊपर देखा और पाया कि दो खूंखार दिखने वाले आदमी उसका रास्ता रोके हड्डी डीहे थे। वे वासना भरी निगाहों से उसे घूर रहे थे। छोटी चिद्दिया, तुम दिखने में बुरी नहीं हो, राका ने एक कामुक मुस्कान के साथ कहा, सुजाता को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए। आओ इस महाशय के साथ थोड़ा मजा करो। तुम क्या चाहते हो? सुजाता अनायास ही 2 कदम पीछे हट गई और डरते हुए पूछा। इन दोनों आदमियों की ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। वे संभवतः कम से कम अमरलोक के चौथे स्तर पर थे। ऐसे शक्तिशाली व्यक्तियों का सामना करते हुए उसके पास विरोध करने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी और उनके भावों को देखते हुए ये दोनों स्पष्ट रूप से उसके साथ कुछ बुरा करने का इरादा रखते थे। यह सोचकर सुजाता डर से कांप उठी और उसका नाजुक शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। हम क्या चाहते हैं? हे, छोटी चिद्दिया, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि यह महाशय क्या करना चाहता है, राका ने अपनी कामुक हंसी के साथ कहा। यह सुनकर सुजाता दहशत से भर गई और भागने के लिए मुद्दी, लेकिन जैसे ही वह हिली, एक बड्ढे से हाथ ने उसे पकड़ लिया और वापस खींच लिया। हे, छोटी चिद्दिया, तुम क्यों भाग रही हो? यह तुम्हारे लिए सम्मान की बात है कि मुझ जैसे महान मास्टर ने तुम्हें पसंद किया है। राका ने सुजाता को अपनी बाहों में खींच लिया और कामुकता से हंसते हुए बोला, जल्द ही मैं, राका, तुम्हें स्वाद चखाऊंगा कि परमानंद में होने का क्या मतलब होता है। उसके बाद शायद तुम मुझे छोड़ देना नहीं चाहोगी, भले ही मैं तुम्हें भगा दूं। कुत्ते, मुझे जाने दो, सुजाता ने सदमे और गुस्से में रोते हुए कहा। वह बेतहाशा संघर्ष करने लगी। तुस्क तुस्क तुस्क, छोटी चिद्दिया, तुम काफी उग्र हो, लेकिन मुझे यह पसंद है। मुझे तुम्हारे जैसी जंगली घोड़ियों को वश में करना सबसे ज्यादा पसंद है, राका ने कामुक हंसी के साथ कहा। तुम जितना संघर्ष करोगी, मैं उतना ही अधिक उत्तेजित होऊंगा। राका, तुम आखिर क्या कर रहे हो? उसे अभी छोटे डियाच दो। तभी दूर से एक गुस्से भरी आवाज गूंजी। यह सुनकर राका ने अपना सिर घुमाया और उस दिशा में देखा। केवल एक लंबे और सीधे युवक को गुस्से भरे चेहरे के साथ उसकी ओर आते हुए पाया। समीर, अच्छा होगा कि तुम दूसरों के मामलों में दखल न दो। कुंवर केवल हर्षवर्धन की वजह से तुम्हारे हरित बांस खड्ग संप्रदाय को अभी के लिए छोड़ दियाच रहे हैं। यदि तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं तुम्हें भी काट डालूंगा, कुत्ते के पिल्ले, राका ने एक उदास चेहरे के साथ कहा। जैसे ही उसने समीर की ओर देखा जो गुस्से में तमतमाता हुआ आ रहा था। तो फिर कोशिश करके देख लो मुझे काटने की, समीर ने गुस्से से पलटकर जवाब दिया। बोलते हुए उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी लंबी तलवार वाला जादुई अस्त्र निकाल लिया। श्याम भेड़िया गिरोह के ये दुष्ट सच में सुधरने वाले नहीं हैं। इन्होंने अभी नगर में प्रवेश किया ही है और ये पहले से ही इतने घिनौने काम कर रहे हैं। वह इस तरह के व्यवहार को कैसे सहन कर सकता था? हालांकि हर्षवर्धन ने उन्हें बार बार चेतावनी दी थी कि वे श्याम भेड़िया गिरोह के योद्धाओं से न उलझें। वह इसे कैसे सहन कर सकता था? अगर वे जरूरतमंदों की मदद करने के लिए अपनी तलवार भी नहीं निकाल सकते तो उनकी साधना का क्या मतलब? जैसे ही उसके सीने में खून खौल उठा, हर्षवर्धन के पिछले निर्देश कहीं बहुत दूर पीछे छूट गए। लानत है, तुम छोटे जानवर, मेरे काम में दखल देने की हिम्मत कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम जीने से थक गए हो। समीर की बातें सुनकर राका ने अत्यंत क्रूर चेहरे के साथ कहा। बकवास बंद करो, उसे अभी छोड़ डाच दो, वरना मैं आज तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। समीर ने अपनी लंबी तलवार उठाई और राका की ओर इशारा करते हुए गुस्से से चिल्लाया। मैं उसे नहीं छोड़ डाच रहा, मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। यह सुनकर राका ने उपहास किया। राका की बातें सुनकर समीर ने उसके साथ और अधिक शब्द बर्बाद नहीं किए और सीधे उस पर अपनी तलवार से प्रहार किया। यह देखकर राका ने तेजी से तलवार के वार से खुद को बचाया। लानत है समीर, तुमने सच में मुझ पर हमला करने की हिम्मत की, राका ने सदमे और गुस्से में चिल्लाया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपना अस्त्र निकाल लिया। इस क्षण समीर की लंबी तलवार पहले ही उस पर दोबारा हमला कर रही थी। यह देखकर राका ने बचाव के लिए तेजी से अपनी तलवार घुमाई। क्लैंग! तलवारें आपस में टकराईं जिससे एक धातु की खनखनाहट उत्पन्न हुई। जैसे ही दोनों एक भयंकर युद्ध में उलझने वाले थे, एक आकृति चमकी और समीर को पकड़ डियाच लिया। कनिष्ठ भाई समीर, तुम क्या कर रहे हो? आकृति ने समीर को अपना हमला जारी रखने से रोकते हुए पूछा। समीर ने मुद्दा कर देखा कि जिस व्यक्ति ने उसे पकड़ था वह कोई और नहीं बल्कि छवि थी। वरिष्ठ बहन छवि, मेरी चिंता मत करो, आज मैं इस दुष्ट से आखिरी सांस तक लड़ाने वाला हूं। समीर ने छवि की पकड़ से खुद को छुड़ाया और राका को घूरते हुए गुस्से से चिल्लाया। कनिष्ठ भाई समीर, तुम क्या कर रहे हो? तुम वरिष्ठ भाई हर्षवर्धन के शब्दों को अनदेखा कर रहे हो, छवि ने त्योरियां चढ़ाते हुए जवाब दिया। वरिष्ठ बहन छवि, आपको अंदाजा नहीं है कि यह नीच क्या घिनौनी हरकतें कर रहा है। आप इसे सहन कर सकती हैं, लेकिन मैं नहीं, समीर गरजा। समीर की बातें सुनकर छवि ने राका और सुजाता को देखा जिसे उसने अपनी बाहों में पकड़ डीएच रखा था और शांति से कहा, इस मामले का हमारे हरित बांस खड्ग संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है। जब तक वे हमारे संप्रदाय को नहीं उकसाते उन्हें दखल नहीं देना चाहिए। वास्तव में उसने पहले ही छुपकर सब कुछ स्पष्ट रूप से देख लिया था। जब से उसने देखा था कि सुजाता नगर में घायल लोगों को वे सफेद कण बांट रही है, तब से वह सुजाता पर नजर रखे हुए थी। ऐसे चमत्कारी उपचारात्मक खजाने ने उसे ललचा दिया था। हालांकि उसे चिंता थी कि सुजाता का कोई शक्तिशाली समर्थक हो सकता है, इसलिए उसने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। पहले उसने समीर को सुजाता से उन सफेद कणों को मांगने के लिए प्रोत्साहित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से समीर उस झांसे में नहीं आया था। अब राका को सुजाता की सुंदरता पसंद आ गई थी और वह उसके खिलाफ कोई कदम उठाना चाहता था।
वह इस अवसर का उपयोग यह देखने के लिए कर सकती थी कि क्या सुजाता के पास कोई शक्तिशाली समर्थक है। उसे आश्चर्य हुआ जब समीर अचानक बाहर भागकर आया और राका पर हमला कर दिया। वह नहीं चाहती थी कि समीर की भावुकता हरित बांस खड्ग संप्रदाय और श्याम भेड़िया गिरोह के बीच संघर्ष को बढ़ाए। वर्तमान में इस नगर में श्याम भेड़िया गिरोह को संख्यात्मक लाभ प्राप्त था। यदि दोनों पक्ष आपस में भिड़ते हैं तो हरित बांस खड्ग संप्रदाय को अनिवार्य रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए उसने समीर के कार्यों को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया। हे समीर, क्या तुम नहीं चाहते थे कि मैं इस औरत को छोड़ दिया दूं? ठीक है, मैं तुम्हें अपनी आंखों से दिखाऊंगा कि इसके साथ कैसे खेला गया है, और तुम जैसे बच्चे को भी महिलाओं के साथ खेलना सिखाऊंगा। छवि और समीर को बहस करते देख राका मुस्कुराया। उसने सुजाता को डराने के इरादे से उसके वस्त्रों पर हाथ डाला और क्रूरता से उसे अपमानित करने का प्रयास किया। एक झटके में सुजाता का बाहरी आवरण फट गया। राका, तुम कमीने, रुक जाओ! समीर गरजा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। हा, समीर, ध्यान से देखो, आज मास्टर राका तुम्हें कुछ अद्भुत दिखाएंगे। समीर की गर्जना सुनकर राका और भी अधिक उत्तेजित हो गया। एक झटके की आवाज के साथ उसने सुजाता के शरीर से एक और बद्धा कब्धा फाड़ दिया। कपड़े फटते ही सुजाता की गोरी त्वचा का एक बद्धा हिस्सा सामने आ गया। पलक झपकते ही अब वह अत्यंत असहाय और लज्जित अवस्था में थी। राका द्वारा सार्वजनिक रूप से अपमानित होने पर सुजाता शर्म और क्रोध से भर गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके चेहरे पर आंसुओं की दो धाराएं बह निकली। हा, समीर, ध्यान से देखो, आज मास्टर राका तुम पर एहसान करेंगे और तुम्हें इस औरत के शरीर की सुंदरता देखने देंगे। तुम्हें मास्टर राका को धन्यवाद देना चाहिए। राका ने सुजाता के शरीर को ढंकने वाले आखिरी कपद्धे को पकड़ दह लिया। अगर वह थोड़ा सा भी और जोर लगाता और इस कपद्धे को फाड़ देता तो उसका सारा सम्मान छिन जाता। सुजाता की शर्म और क्रोध और समीर के उग्र भाव को देखकर राका को अपार आनंद का अनुभव हुआ। उसे खूबसूरत महिलाओं को इतनी असहाय और दयनीय स्थिति में देखना पसंद था। इससे उसे एक विकृत पर पीड़क सुख मिलता था। क्या तुम इस समय गर्व महसूस कर रहे हो? ठीक उसी समय जब राका सुजाता के कपद्धे का आखिरी टुकड़ा फाड़ने वाला था, उसके कान में एक ठंडी आवाज गूंजी। तुरंत ही उसने महसूस किया कि कोई हाथ उसके सिर को दबा रहा है। अगले ही पल राका को लगा कि उसका सिर चकरा रहा है और फिर उसने अपने पीछे एक स्वर्ण वस्त्रधारी युवक को खड्डी रीढ़े देखा। तुम! राका गुस्से में चिल्लाने ही वाला था, लेकिन दुर्भाग्य से उसने बमुश्किल अपना मुंह खोला ही था कि उसे महसूस हुआ कि उसकी चेतना असीम अंधकार में डूब गई है। तुमने वास्तव में मास्टर राका को मारने की हिम्मत की। तुम मर गए। श्याम भेड़िया गिरोह तुम्हें इसके लिए कभी भी बचकर जाने नहीं देगा। श्याम भेड़िया गिरोह का जो योद्धा राका के पीछे आया था, वह अपने सामने का दृश्य देखकर सदमे और गुस्से में चिल्ला उठा। यह स्वर्ण वस्त्रधारी युवक उनके पास कब आ गया था? उन्होंने पहले से कुछ भी नोटिस नहीं किया था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि उसने राका का सिर कैसे धड़ से अलग कर दिया। श्याम भेड़िया गिरोह के योद्धा के शब्द सुनकर विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस लापरवाही से उस पर एक घूंसा दे मारा। बूम! एक कान फोड़ देने वाली गर्जना के साथ अमरलोक के चौथे स्तर का वह योद्धा पल भर में खून और मांस के लोथड़े में बदल गया, जिसका कोई नामो निशान नहीं बचा। विराट को इन कमीनों पर शब्द बर्बाद करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सुजाता, क्या तुम ठीक हो? राका और श्याम भेड़िया गिरोह के योद्धा को निपटाने के बाद विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने सुजाता की ओर मुड़कर पूछा। उसने हाथ बढ़ाकर सुजाता पर लगे बंधन को खोल दिया। मैं ठीक हूं। मुझे फिर से बचाने के लिए धन्यवाद कुंवर। बंधन मुक्त होते ही सुजाता विराट के स्वर्ण नाग अवतार के सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। अगर विराट का स्वर्ण नाग अवतार उसे राका के चंगुल से बचाने के लिए समय पर नहीं पहुंचता, तो उसे पता नहीं था कि उसे कितना असहनीय अपमान सहना पड़ता। इन दो जीवनदानों ने सुजाता को विराट के प्रति गहरी कृतज्ञता से भर दिया था, जिससे उसका दिल भर आया था और वह रो पड़ी थी। जल्दी उठो और पहले अपने कपड़े पहन लो। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने यह देखकर हड्डी बद्दाहट में कहा। यह सुनकर सुजाता शर्मा गई और जल्दी से अपने जादुई अस्त्र से कपड़े निकालकर पहन लिए। इस बीच छवि और समीर, जो यह सब दृश्य देख रहे थे, पूरी तरह से अवाक रह गए। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि अमरलोक के प्रथम स्तर की एकमात्र चींटी कैसे इतनी आसानी से अमरलोक के 5वें स्तर के योद्धा का सिर उखाड़ सकती है। इसके अलावा राका श्याम भेड़िया गिरोह का एक कुशल सदस्य था, कोई साधारण 5वें स्तर का अमरलोक योद्धा नहीं। उन्होंने श्याम भेड़िया गिरोह के साथ कई बार संघर्ष किया था और बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि राका कितना शक्तिशाली था। यहाँ तक कि वे दोनों भी यह कहने की हिम्मत नहीं कर सकते थे कि वे राका को हरा सकते हैं। यह स्वर्ण वस्त्रधारी युवक राका को इतनी आसानी से मार सकता था, जिसका अर्थ यह था कि यदि वह उन दोनों को मारना चाहता तो यह बच्चों का खेल होता। इस क्षण छवि को वह दृश्य याद आ गया जब वे पहली बार इस नगर में आए थे। कैसे उसने स्वर्ण वस्त्रधारी युवक पर हुक्म चलाया था और यहाँ तक कि उस पर हमला करने की कोशिश भी की थी। उसके माथे पर तुरंत ठंडा पसीना आ गया। सौभाग्य से हर्षवर्धन ने उसे रोक दिया था, अन्यथा यदि उसने वास्तव में स्वर्ण वस्त्रधारी युवक पर हमला कर दिया होता तो परिणाम अकल्पनीय होते। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके काम उसे लगभग मौत के कगार पर वापस ले आएंगे। अब वह स्वर्ण वस्त्रधारी युवक से पूछे गए सवालों को याद किए बिना नहीं रह सकी। उसने उससे पूछा था कि नगर में रक्त जीवियों को किसने मारा, और स्वर्ण वस्त्रधारी युवक ने कहा था कि उसने ऐसा किया है। उसने पहले स्वर्ण वस्त्रधारी युवक की एक भी बात पर विश्वास नहीं किया था। प्रथम स्तर के अमरलोक के एक मामूली योद्धा ने यह दावा करने की हिम्मत की कि उसने दूसरे और तीसरे स्तर के अमरलोक के इतने सारे रक्त जीवियों को मार गिराया है। यह पूरी तरह से हास्यास्पद था। वह इतनी बेतुकी बातों पर भला कैसे विश्वास कर सकती थी?
लेकिन अब यह देखकर कि स्वर्ण वस्त्रधारी युवक ने कितनी आसानी से राका को मार दिया था, छवि को उस पर विश्वास होने लगा। यह बहुत संभव था कि स्वर्ण वस्त्रधारी युवक ने नगर में उन रक्तजीवियों को मार डाला हो। उसने जो ताकत दिखाई थी, उसके साथ अमरलोक के दूसरे और तीसरे स्तर के उन रक्तजीवियों को मारना कोई समस्या नहीं रही होगी। वूश। जबकि छवि और समीर अभी भी सदमे में थे, कई आकृतियां उनकी ओर उड़कर आईं। इन आकृतियों में हरित बांस खड्ग संप्रदाय के योद्धा जैसे हर्षवर्धन, मीनाक्षी और भव शामिल थे। साथ ही श्याम भेड़िया गिरोह के योद्धा जैसे तक्षक और भुजंग भी थे। इस हलचल ने उन सभी को चौंका दिया था। हलचल को महसूस करते हुए वे जांच करने के लिए भागे आए। कनिष्ठ बहन छवि, कनिष्ठ भाई समीर, क्या हुआ? हर्षवर्धन ने दृश्य पर एक नजर डाली और छवि समीर की ओर मुड़कर पूछा। उसने 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 राका को मार डाला। हर्षवर्धन के शब्द सुनकर छवि अपने सदमे से बाहर आई, विराट के स्वर्ण नाग अवतार की ओर इशारा करते हुए हकलाते हुए बोली। यह सुनकर हर्षवर्धन, मीनाक्षी, भव और हरित बांस खड्ग संप्रदाय के अन्य सभी योद्धाओं ने विराट के स्वर्ण नाग अवतार की ओर देखा। जब उन्होंने विराट के स्वर्ण नाग अवतार के हाथ में खून से सना सिर देखा तो उनके भाव काफी बदल गए। अमरलोक के प्रथम स्तर की एकमात्र चींटी को 5वें स्तर के अमरलोक के विशेषज्ञ राका का सिर पकड़े हुए देखना पूरी तरह से अविश्वसनीय था। यहाँ तक कि हर्षवर्धन जैसा मार्शल आर्ट का प्रतिभावान व्यक्ति भी इस दृश्य को देखकर भीतर तक हिल गया था। यह युवक वास्तव में, जैसा कि हर्षवर्धन ने संदेह किया था, एक छुपा हुआ मास्टर था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने हर्षवर्धन का नाम सुनकर इतनी लापरवाही से काम किया था। हर्षवर्धन की प्रतिष्ठा शायद उस युवक की नजर में पूरी तरह से महत्वहीन थी, इसलिए वह इतना उदासीन था। शायद हर्षवर्धन के नाम से हर्षवर्धन की अपरिचितता अज्ञानता के कारण नहीं थी, बल्कि इसलिए थी क्योंकि यह बस उसके ध्यान के योग्य नहीं था। पूर्वी रहस्य मंडल में ऐसा भयानक रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति कब उभरा? ऐसा कैसे हुआ कि हर्षवर्धन ने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था? क्या वह सचमुच अनजान था? लड हैचके, तुमने राका को मारने की हिम्मत की। तक्षक ने विराट के स्वर्ण नाग अवतार के हाथों में राका के सिर को देखा। उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। वह मरने लायक था। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने ठंडे स्वर में कहा। उसने खुद मौत चुनी है, वह इसके लिए अपने अलावा किसी को दोष नहीं दे सकता। लड़ाके, तुमने वास्तव में हमारे श्याम भेड़िया गिरोह के किसी व्यक्ति को मारने की हिम्मत की। तुम जीने से थक गए हो। विराट के स्वर्ण नाग अवतार की बातें सुनकर भुजंग तुरंत आग बबूला हो गया। क्या तुम भी मरना चाहते हो? विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने उसकी ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा। लानत है बच्चे, तुम बहुत घमंडी हो। चूंकि तुम मरने की जिद कर रहे हो तो मैं भुजंग तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। विराट के स्वर्ण नाग अवतार के शब्द सुनकर भुजंग गुस्से से गरजा। इसके साथ ही वह विराट के स्वर्ण नाग अवतार के करीब पहुंचते हुए एक झटके में आगे बढ़ा और उस पर एक मुक्का झट दिया। यह देखकर विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने न तो बचने की कोशिश की और न ही छिपने की, सीधे भुजंग के मुक्के का सामना किया। बूम! दोनों ताकतों की टक्कर हुई, जिससे एक कान फोड़ देने वाली गर्जना उत्पन्न हुई। इस क्षण अपार शक्ति के कारण भुजंग का शरीर पीछे की ओर उड़ गया। विराट का स्वर्ण नाग अवतार भी कई कदम पीछे हटने पर मजबूर हो गया। इस आदान प्रदान में ताकत का अंतर तुरंत स्पष्ट हो गया था। भुजंग की उड़ती हुई आकृति को देखकर हर्षवर्धन, मीनाक्षी और हरित बांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धाओं के साथ साथ तक्षक और श्याम भेड़िया गिरोह के अन्य योद्धाओं दोनों को पूर्ण सदमे के भाव दिखाने से खुद को रोक नहीं पाए। भुजंग अमरलोक के 6ठे स्तर का एक शक्तिशाली विशेषज्ञ है। वह एक ही मुक्के में अमरलोक के प्रथम स्तर की एकमात्र चींटी द्वारा कैसे पीछे की ओर फेंका जा सकता है? यह बिल्कुल अविश्वसनीय है। आखिर यह बच्चा किस तरह का राक्षस है? वह अमरलोक के प्रथम स्तर पर महज एक चींटी था। वह इतनी भयानक ताकत कैसे रख सकता था? सच में जो बात भीड्डा को नहीं पता थी वह यह थी कि भुजंग को विराट के स्वर्ण नाग अवतार के मुक्के से दूर उड्डा दिया जाना वास्तव में विराट के स्वर्ण नाग अवतार के खुद को रोकने का परिणाम था। यदि विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने पूरी शक्ति से हमला किया होता तो वह मुक्का भुजंग को मारने के लिए काफी होता। विराट का स्वर्ण नाग अवतार अपनी बहुत अधिक शक्ति प्रकट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने खुद को रोक लिया। भुजंग के मुक्के से उसका कुछ कदम पीछे हटना सिर्फ एक दिखावा था, अन्यथा भुजंग की ताकत के साथ वह उसे थोड़ा सा भी हिलाने में सक्षम नहीं होता। पीछे धकेलने की तो बात ही दूर थी। भुजंग शुरू में विराट के स्वर्ण नाग अवतार के मुक्के से स्तब्ध रह गया था, लेकिन जल्दी ही क्रोधित हो गया। वह अमरलोक के 6ठे स्तर का एक प्रतिष्ठित विशेषज्ञ प्रथम स्तर के अमरलोक की एक चींटी द्वारा उड़ा दिया गया था। अब उसकी क्या इज्जत रह गई थी? अगर उसने आज इस बच्चे को नहीं मारा तो श्याम भेड़िया गिरोह में उसका काम तमाम हो जाएगा। बच्चे, तुम्हारे पास कुछ हुनर है, मैंने तुम्हें कम आंका, आ जाओ। भुजंग गरजा, विराट के स्वर्ण नाग अवतार को घूरते हुए। बोलते हुए उसने अपना हाथ खोला और उसकी हथेली में एक बद्धा लोहे का हथौड़ा प्रकट हुआ। अपना अस्त्र निकालने के बाद वह विराट के स्वर्ण नाग अवतार पर फिर से हमला करने ही वाला था कि तक्षक ने उसे पकड़ डीडीएच लिया। कुंवर, आप? भुजंग ने हैरान भाव से तक्षक की ओर देखा। इस बच्चे ने राका को मार डाला और सार्वजनिक रूप से उनके श्याम भेड़िया गिरोह को उकसाया। तक्षक के व्यक्तित्व के अनुसार क्या उसे तुरंत मार नहीं देना चाहिए था? लेकिन अब हमला करने के बजाय तक्षक ने उसे रोक दिया, जिससे भुजंग बहुत भ्रमित हो गया। दोस्त, तुम किस तरफ हो? तक्षक ने भुजंग को नजरअंदाज कर दिया और विराट के स्वर्ण नाग अवतार को घूरने लगा। वह भुजंग जितना लापरवाह नहीं था। विराट के स्वर्ण नाग अवतार द्वारा प्रदर्शित अपार शक्ति को देखने के बाद वह सतर्क हो गया था। यदि विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने केवल भुजंग को पीछे हटाने की ताकत का प्रदर्शन किया होता तो यह उसे सावधान करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने जो ताकत दिखाई वह अभी भी उसकी अपनी ताकत से काफी कम थी। ऐसे प्रतिद्वंद्वी को मारना उसके लिए मुश्किल नहीं होता।
जिस बात ने उसे वास्तव में सावधान किया वह यह थी कि ऐसी शक्ति प्रदर्शित करने वाला व्यक्ति केवल अमरलोक के प्रथम स्तर का योद्धा था। अमरलोक के प्रथम स्तर के एकमात्र योद्धा ने न केवल 5वें स्तर के अमरलोक के विशेषज्ञ को मार डाला था, बल्कि एक ही मुक्के से 6ठे स्तर के अमरलोक के विशेषज्ञ को भी उड़ढा दिया था। ऐसी दुर्जेय युद्ध शक्ति अनसुनी थी। उसने कभी किसी को इतनी स्वर्ग विरोधी मार्शल आर्ट प्रतिभा के बारे में नहीं सुना था। यहाँ तक कि पूर्वी रहस्य मंडल के सबसे उत्कृष्ट मार्शल आर्ट के प्रतिभावान भी अमरलोक के प्रथम स्तर पर ऐसी स्वर्ग विरोधी युद्ध शक्ति नहीं रख सकते थे। ऐसे अद्वितीय प्रतिभा वाले व्यक्ति की पहचान निश्चित रूप से साधारण नहीं थी। यही वह चिंता थी जिसके आधार पर तक्षक को अपने सामने खटीडी ढे स्वर्ण वस्त्रधारी युवक के प्रति भारी आशंका महसूस हुई। वह जिस चीज से डरता था वह स्वर्ण वस्त्रधारी युवक की ताकत नहीं थी, बल्कि उसके पीछे की शक्ति थी। बस एक आवार साधक, विराट के स्वर्णनाग अवतार ने शांति से कहा। एक आवार साधक? तक्षक अचंभित रह गया। क्या तुम सच में एक आवार साधक हो? तक्षक ने संदेह की दृष्टि से विराट के स्वर्णनाग अवतार की ओर देखा। एकमात्र आवार साधक के पास ऐसी भयानक मार्शल आर्ट प्रतिभा कैसे हो सकती है? मैं कौन हूं इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, विराट के स्वर्णनाग अवतार ने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अच्छा होगा कि तुम लोग इंद्रपुरी नगर में ठीक से व्यवहार करो, वरना तुम्हारा हश्र भी इसी कुत्ते जैसा होगा। इसके साथ उसने राका का सिर तक्षक की ओर फेंक दिया। कुत्ते के बच्चे, तुम हमें धमकी देने की हिम्मत कर रहे हो? विराट के स्वर्ण नाग अवतार के शब्द सुनकर भुजंग गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपना बड्ढा लोहे का हथौड़ा विराट के स्वर्ण नाग अवतार की ओर घुमाया। उनका श्याम भेड़िया गिरोह, जिसने इतने वर्षों तक सुचारू महाद्वीप पर राज किया था, ने कभी ऐसा अपमान नहीं सहा था। ऐसे उकसावे का सामना करते हुए वह भला कैसे सहन कर सकता था? इस बार तक्षक ने भुजंग को अपनी चाल चलने से नहीं रोका। वह भी देखना चाहता था कि यह स्वर्ण वस्त्रधारी युवक वास्तव में कितना शक्तिशाली है। पहले स्वर्ण वस्त्रधारी युवक से उसकी सावधानी उसकी ताकत के कारण नहीं थी, बल्कि उसके पीछे की शक्ति के कारण थी। लेकिन अब इस बच्चे ने वास्तव में केवल एक आवार साधक होने का दावा किया था, इसलिए उसे अब और कोई आरक्षण नहीं था। यद्यपि तक्षक अभी भी विराट के स्वर्ण नाग अवतार की बातों पर कुछ संदेह कर रहा था, कम से कम अब उसे शुरुआती आशंका नहीं थी। यदि यह बच्चा वास्तव में केवल एक आवार साधक था, तो उसे कोई भी आरक्षण रखने की आवश्यकता नहीं होगी। वह उसे आसानी से मार सकता था। भले ही इस बच्चे की प्रतिभा कितनी भी अद्भुत क्यों न हो, वह वर्तमान में केवल अमरलोक के प्रथम स्तर का एक मामूली योद्धा था। भुजंग को दोबारा हमला करते देख विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने न तो बचने की कोशिश की और न ही छिपने की। भुजंग के आने वाले लोहे के हथौड़े का सामना करने के लिए लापरवाही से एक मुक्का मारा। बूम! एक कान फोड़ देने वाली गर्जना के साथ भुजंग एक बार फिर दूर जा गिरा। इसके अलावा इस बार भुजंग पहले से भी बदतर स्थिति में था। उसका शरीर जमीन से टकराया, जिससे एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। यह देखकर तक्षक की आंखों में दुर्भावना की एक छाया तैर गई। इस बच्चे की ताकत बहुत ज्यादा थी। स्पष्ट रूप से भुजंग के साथ उसका पिछला आदान प्रदान उसकी सच्ची शक्ति को छिपाने वाला था, और अब इस मुक्के में प्रदर्शित शक्ति पहले से ही एक 7वें स्तर के अमरलोक के विशेषज्ञ के बराबर थी। भुजंग पूरी तरह से अस्त व्यस्त होकर जमीन के गड्ढे से रेंगता हुआ बाहर निकला। कुंवर, यह बच्चा काफी परेशानी खद्दिधी करने वाला है। भुजंग अपने चेहरे पर डर की एक झलक के साथ विराट के स्वर्ण नाग अवतार की ओर देखते हुए तक्षक के पास पहुंचा। उसका शुरुआती अहंकार गायब हो गया था। श्याम भेड़िया गिरोह के योद्धा यद्यपि घमंडी और दबंग थे, लेकिन केवल अपने से कमजोर लोगों के प्रति ही अपनी क्रूरता प्रदर्शित करते थे। एक बार जब उनका सामना किसी मजबूत व्यक्ति से होता था तो वे तुरंत दुबक जाते थे। अंततः वे कायर दबंगों के झुंड से ज्यादा कुछ नहीं थे। विराट के स्वर्ण नाग अवतार का मुक्का यद्यपि घातक नहीं था, लेकिन उसने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इसके अलावा उसने अपने हाथ में लिए बड्ढे लोहे के हथौड़े की ओर देखा और उसके सिरे पर एक गहरा मुक्के के आकार का निशान देखा। यह देखकर भुजंग की आंखों में डर और गहरा हो गया। उसके हाथ में जो विशाल लोहे का हथौड़ा था वह एक शीर्ष श्रेणी का अमर दिव्य अस्त्र था। एक शीर्ष श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र को अपने नंगे हाथों से इस तरह तोड़ना इस बच्चे की नितांत राक्षसी शारीरिक ताकत और शक्ति अकल्पनीय थी। अगर वह मुक्का सीधे उस पर पड्ढा होता तो उसका शरीर संभवतः टुकड़े टुकड़े हो जाता। इस क्षण अब उसमें विराट के स्वर्ण नाग अवतार पर हमला करने का साहस नहीं था। लड्डा के, तुम्हारी ताकत काफी प्रभावशाली है। तक्षक ने भुजंग के हाथ में आधे टूटे लोहे के हथौड़े पर एक नजर डाली, फिर विराट के स्वर्ण नाग अवतार की ओर मुड़ा और ठंडे स्वर में बोला, मुझे इस कुंवर को तुम्हारे हुनर का अनुभव करने दो और देखने दो कि तुम वास्तव में कितने सक्षम हो। बोलते हुए तक्षक ने अपना हाथ खोला और एक महापरशु प्रकट हुआ जो शक्तिशाली ऊर्जा बिखेर रहा था। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने उसके हाथ में लिए महापरशु को देखा। उससे निकलने वाली ऊर्जा को देखते हुए यह स्पष्ट रूप से एक शीर्ष श्रेणी का अमर दिव्य अस्त्र था। कुंवर, तक्षक को महापरशु निकालते और विराट के स्वर्ण नाग अवतार की ओर कदम दर कदम बढ़ते देख सुजाता को तनाव महसूस हुआ। वह विराट के स्वर्ण नाग अवतार की आस्तीन पकड़ ढाने से खुद को रोक न सकी। कुंवर, आपके लिए परेशानी खद्दी करना सब सुजाता की गलती है, सुजाता ने कहा। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। यदि उसे बचाना नहीं होता तो कुंवर ने इन खूंखार दरिंदों को क्यों उकसाया होता। चिंता मत करो, सब ठीक है। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने उसे थोड़ा सा मुस्कुराकर देखा और धीरे से उसे सांत्वना दी। वह अपनी बहुत अधिक शक्ति प्रकट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने भुजंग के उकसावे का सामना करते समय अपनी शक्ति का बहुत अधिक उपयोग नहीं किया था। लेकिन अगर ये कमीने मरने की जिद करते हैं तो वह उनकी इच्छा पूरी करेगा। वह 7वें स्तर के अमरलोक के एक मामूली योद्धा को कोई खतरा भी नहीं मानता था। अपनी वर्तमान ताकत और उसके पास मौजूद विभिन्न ट्रूप के पत्तों के साथ
उसे तब तक डरने की कोई बात नहीं थी जब तक कि वह किसी सच्चे गहन शून्य लोक के विशेषज्ञ का सामना न करे। हालांकि जैसे ही दोनों के बीच लड़ाई शुरू होने वाली थी, एक आकृति चमकी और उसने विराट के स्वर्ण नाग अवतार का रास्ता रोक लिया। तक्षक, अब बहुत हो गया। इस आकृति ने तक्षक को देखा, जो कदम दर कदम चल रहा था, और गहरी आवाज में बोला, हर्षवर्धन, क्या तुम भी इसमें दखल देने वाले हो? तक्षक ने यह देखकर अपनी आंखें सिकोड़ डाली। अगर तुम लड़ने की जिद करते हो तो मेरे पास अंत तक तुम्हारा साथ देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, हर्षवर्धन ने गहरी आवाज में कहा। वह चुपचाप खड्डा होकर तक्षक को इस स्वर्ण वस्त्रधारी युवक पर हमला करते हुए नहीं देखेगा। इस स्वर्ण वस्त्रधारी युवक की मार्शल आर्ट प्रतिभा वास्तव में आश्चर्यजनक थी। महज प्रथम स्तर के अमरलोक की साधना वास्तव में इतनी आश्चर्यजनक युद्ध शक्ति को आजाद करने में सक्षम थी। ऐसी आश्चर्यजनक प्रतिभा संभवतः संपूर्ण पूर्वी रहस्य मंडल के अंतहीन वर्षों में भी अभूतपूर्व थी। ऐसा अद्वितीय प्रतिभावान एक बार जब वह सुचारू रूप से बड़ा हो जाता है तो भविष्य में अनिवार्य रूप से एक महान व्यक्ति बन जाएगा। मानव जाति के लिए इसका अत्यधिक महत्व है। वह बिल्कुल भी इस तरह के एक अद्वितीय प्रतिभा को तक्षक के हाथों मरते हुए नहीं देखेगा। भले ही यह स्वर्ण वस्त्रधारी युवक सचमुच एक आवार साधक ही हो, जैसा कि वह दावा करता है, वह उसके जीवन की रक्षा के लिए अंत तक लड़ेगा। ऐसी स्वर्ग विरोधी प्रतिभा वाला एक अद्वितीय व्यक्ति मानव जाति के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भले ही इसका मतलब तक्षक और उसके श्याम भेड़िया गिरोह के योद्धाओं के खिलाफ भारी नुकसान उठाना पड़ दीदी है, उसे स्वर्ण वस्त्रधारी युवक की रक्षा करनी ही होगी। हर्षवर्धन की बातें सुनकर तक्षक चुप हो गया। उसका हर्षवर्धन के साथ कई बार टकराव हो चुका था और वह हर्षवर्धन की ताकत को अच्छी तरह जानता था। हर्षवर्धन बहुत मजबूत था, किसी भी तरह से उससे कमतर नहीं था। वर्तमान में हालांकि उनके श्याम भेड़िया गिरोह के योद्धाओं की संख्या अधिक है, लेकिन अगर वे हरित बांस खड्ग संप्रदाय के योद्धाओं से लड़ते हैं तो इस बात की प्रबल संभावना है कि वे हर्षवर्धन और उसके हरित बांस खड्ग संप्रदाय के योद्धाओं को हरा सकें। मुख्य मुद्दा यह है कि हर्षवर्धन और हरित बांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धाओं के अलावा एक अज्ञात ताकत वाला स्वर्ण वस्त्रधारी युवक भी है। इस स्वर्ण वस्त्रधारी युवक ने अभी अभी जो शक्ति प्रदर्शित की है, उसे देखते हुए उसकी युद्धक शक्ति स्पष्ट रूप से 7वें स्तर के अमरलोक के विशेषज्ञ के स्तर तक पहुंच चुकी है। श्याम भेड़िया गिरोह के योद्धाओं में उसके अलावा शायद कोई भी इस स्वर्ण वस्त्रधारी युवक का मुकाबला नहीं कर सकता। भुजंग को उसका सबसे मजबूत मातहत माना जाता है, लेकिन भुजंग स्पष्ट रूप से इस स्वर्ण वस्त्रधारी युवक के लिए कोई मुकाबला नहीं है। यदि उसे हर्षवर्धन द्वारा रोक लिया जाता है और भुजंग को मीनाक्षी द्वारा रोक लिया जाता है, तो यह स्वर्ण वस्त्रधारी युवक आसानी से श्याम भेड़िया गिरोह के बाकी योद्धाओं का सफाया कर सकता है। एक बार जब दोनों पक्षों के बीच लड़ी ढाई शुरू हो जाती है तो श्याम भेड़िया गिरोह को अनिवार्य रूप से परिणामों का सामना करना पड़ दिखेगा। लेकिन अगर वे अब पीछे हटते हैं तो यह बहुत ही अपमानजनक होगा। इस क्षण तक्षक ने हर्षवर्धन और विराट के स्वर्ण नाग अवतारों को देखा। उसके भाव प्रकाश और छाया के बीच बदल रहे थे। एक पल के लिए अखाड़े का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। हरित बांस खड्ग संप्रदाय और श्याम भेड़िया गिरोह के योद्धा एक भयंकर लड़ाई के कगार पर थे, तलवारें खींची हुई थीं। हालांकि इस तनावपूर्ण क्षण में हर्षवर्धन और तक्षक ने लगभग एक ही समय में अपना सिर घुमाकर इंद्रपुरी नगर के बाहरी इलाके की ओर देखा। उन्हें कई शक्तिशाली ऊर्जाएं तेजी से इंद्रपुरी नगर की ओर आती हुई महसूस हुई। इन नजदीक आती ऊर्जाओं को महसूस करते हुए हर्षवर्धन और तक्षक के भाव बहुत बदल गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और लगभग एक साथ नगर की दीवारों की ओर उड्डियत चले। हरित बांस खड्ग संप्रदाय और श्याम भेड़िया गिरोह के योद्धा यह देखकर शुरू में अचंभित हुए, लेकिन तुरंत हर्षवर्धन और तक्षक के पीछे हो लिए और नगर की दीवारों की ओर उड्डियत चले। सुजाता, ये कुछ स्वर्ण कवच ताबीज हैं। अगर तुम्हें खतरा महसूस हो तो तुम इन्हें सक्रिय कर सकती हो, शायद ये तुम्हारी जान बचा सकें। हरित बांस खड्ग संप्रदाय और श्याम भेड़िया गिरोह के योद्धाओं के जाने के बाद विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने कुछ स्वर्ण कवच ताबीज निकाले और सुजाता को सौंप दिए, उसे सिखाते हुए कि उनका उपयोग कैसे करना है। कुंवर, आप कहां जा रहे हैं? सुजाता का दिल यह सुनकर सहम गया और उसने जल्दी से पूछा। उसे डर था कि विराट का स्वर्ण नाग अवतार चला जाएगा। अगर विराट का स्वर्ण नाग अवतार चला गया तो वह और उसकी बेटी इतने खतरनाक माहौल में गंभीर खतरे में पडीडीडीएच जाएंगी। इसके अलावा उसकी सुंदरता इतनी उत्कृष्ट थी जो उसकी स्थिति को और भी खतरनाक बना देगी। उसके प्रति राका की पिछली हरकतों ने यह सब पहले ही दिखा दिया था। शांति के समय में सुंदरता एक बहुत बड़ा लाभ है, लेकिन अशांत माहौल में सुंदरता उसके लिए केवल आपदा ही लाएगी। इस दुनिया में हर कोई विराट जैसा अच्छा नहीं है। इसके विपरीत विराट जैसे अच्छे लोग इस दुनिया में अत्यंत दुर्लभ हैं। बल्कि तक्षक, भुजंग और राका जैसे क्रूर और निर्दयी व्यक्ति आम हैं। खासकर इस अशांत माहौल में व्यवस्था की बंदिशों के बिना मानव स्वभाव के भीतर की बुराई अधिक आसानी से भद्दा उठती है। एक नया दुश्मन आ गया है। इसके बाद इंद्रपुरी नगर को एक अत्यंत खतरनाक और भयंकर युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। मैं अभी तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकता, तुम्हें अपनी देखभाल खुद करनी होगी, विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने सुजाता से कहा। वह सबसे पहला व्यक्ति था जिसने नगर के बाहर दुश्मन के आने को महसूस किया था। इसके अलावा उसने अभी अभी अपनी गुफा दृष्टि को नगर के बाहर देखने के लिए सक्रिय किया था और जानता था कि दुश्मन कितना शक्तिशाली था। एक भयंकर लड़ाई अपरिहार्य थी और उसके पास सुजाता के बारे में चिंता करने का समय नहीं था। इसलिए वह केवल उसे कुछ स्वर्ण कवच ताबीज दे सकता था ताकि उसे इस अराजक स्थिति में थोड़ी और सुरक्षा मिल सके। कुंवर, मेरे बारे में चिंता मत करें, मैं अपना ख्याल रख लूंगी, सुजाता ने विराट के स्वर्ण नाग अवतार के शब्द सुनकर तुरंत जवाब दिया। यह जानकर कि विराट का स्वर्ण नाग अवतार इंद्रपुरी नगर नहीं छोड़ रहा था, उसे पूरी तरह से राहत मिली।
जब तक विराट इंद्रपुरी नगर नहीं छोड़ रहा था, वह किसी भी खतरे से नहीं डरती थी, चाहे वह कितना भी बद्धा क्यों ना हो। ठीक है, फिर सावधान रहना, विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने सिर हिलाया और कहा। बोलने के बाद वह चमका और नगर की दीवार की ओर उड्डा चला। नगर की दीवार पर पहुंचकर उसने दूर क्षितिज की ओर देखा और रक्तजीवियों का एक समूह देखा। सैकड़ों की संख्या में ये रक्तजीवी थे। इसके अलावा वे सभी अमरलोक में थे। क्षितिज पर प्रकट होने वाले रक्तजीवियों के समूह को देखकर, चाहे वह हर्षवर्धन हो, मीनाक्षी हो, या हरित बांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धा, या तक्षक, भुजंग और श्याम भेड़िया गिरोह के अन्य योद्धा, सभी के भाव तुरंत बदल गए। जल्दी चलो। तक्षक ने क्षितिज पर प्रकट होने वाले रक्तजीवियों की ओर देखा और तुरंत भुजंग और श्याम भेड़िया गिरोह के अन्य योद्धाओं को चिल्लाया। वह पहले से ही इन रक्तजीवियों के कारण सदमे में था। अब इन रक्तजीवियों को देखकर उसके दिल में गहरा डर पैदा हो गया। अब उसमें इन रक्तजीवियों से लड़ी देने का साहस नहीं था, इसलिए उन्हें देखते ही तक्षक का पहला विचार था, भागो। तक्षक, क्या तुम्हारा श्याम भेड़िया गिरोह जा रहा है? तक्षक की बातें सुनकर हर्षवर्धन उसकी ओर मुड़ा और पूछा, जा नहीं रहे तो क्या यहाँ मरने के लिए रुकें? तक्षक ने ठंडे स्वर में कहा, पीछे हटो। इसके साथ उसने भुजंग और श्याम भेड़िया गिरोह के अन्य योद्धाओं को आदेश दिया। तुरंत वह मुद्दा और नगर की दूसरी दिशा की ओर उड़ियच चला। यह देखकर भुजंग और श्याम भेड़िया गिरोह के अन्य योद्धा जल्दी से उसके पीछे हो लिए। वरिष्ठ भाई हर्षवर्धन, चलो हम भी चलते हैं। भव ने क्षितिज पर प्रकट होने वाले रक्तजीवियों की ओर देखा, मुश्किल से थूक निकला और अपनी आंखों में डर के साथ हर्षवर्धन की ओर देखा। वह भी रक्तजीवियों के साथ पिछली लड़ाई से भयभीत था। वह सच में इन अविश्वसनीय रूप से क्रूर रक्तजीवियों का दोबारा सामना नहीं करना चाहता था। भव्य के शब्द सुनकर हर्षवर्धन एक पल के लिए चुप हो गया। काफी देर बाद उसने गहरी आह भरी और अपने पास खड़ी मीनाक्षी की ओर मुड़कर कहा, कनिष्ठ बहन मीनाक्षी, तुम सभी को लेकर पहले निकल जाओ। वरिष्ठ भाई हर्षवर्धन, आपके बारे में क्या? मीनाक्षी ने जल्दी से पूछा। तुम सभी को लेकर पहले निकल जाओ, मैं बाद में आऊंगा। हर्षवर्धन ने एक पल की चुप्पी के बाद कहा। अगर वे जंगल में होते और इतने सारे रक्तजीवियों का सामना करते तो वह मीनाक्षी और हरित बांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धाओं को भागने के लिए नेतृत्व करने में संकोच नहीं करता। वे इतने सारे रक्तजीवियों का सामना नहीं कर सकते थे, लेकिन अब इस नगर में अभी भी अनगिनत साधारण इंसान मौजूद थे। यदि वे चले गए तो यह नगर इन रक्तजीवियों के कहर से पूरी तरह से एक जीते जागते नर्क में बदल जाएगा। वह न्यायपरायण संप्रदाय हरित बांस खड्ग संप्रदाय का शिष्य था और उसमें न्याय की प्रबल भावना थी। वह बस इन साधारण इंसानों को त्यागने और अकेले भागने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रहा था। हालांकि वह नहीं चाहता था कि मीनाक्षी और हरित बांस खड्ग संप्रदाय के अन्य शिष्य भी उसके साथ डूब जाएं और न्याय की उसकी अपनी भावना के लिए अपनी जान गंवा दें। इसलिए इस क्षण उसने मीनाक्षी को हरित बांस खड्ग संप्रदाय के योद्धाओं को पहले पीछे हटने के लिए नेतृत्व करने को कहा, जबकि वह स्वयं रक्तजीवियों से लड़ने के लिए पीछे रह गया। यद्यपि वह जानता था कि पीछे रहने से उसकी मृत्यु निश्चित होगी। रक्तजीवियों के आक्रमण के तहत युद्ध के मैदान पर पहले ही अनगिनत धर्मी लोग मर चुके थे। यदि इन वीर आत्माओं की श्रेणी में एक और योद्धा जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? इन रक्तजीवियों के आक्रमण के तहत मानवता की आशा के लिए किसी को तो खड्डा होना ही था। अगर हर कोई केवल अपनी सुरक्षा की परवाह करे और इन रक्तजीवियों को देखते ही भाग जाए तो पूर्वी रहस्य मंडल का पूरी तरह से पतन बस कुछ ही समय की बात है। नहीं वरिष्ठ भाई हर्षवर्धन, अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। मीनाक्षी ने यह सुनकर दृढ़ता से कहा। वह हर्षवर्धन को कई वर्षों से जानती थी और उसके चरित्र को अच्छी तरह समझती थी। हर्षवर्धन इस नगर के साधारण इंसानों को छोड़कर अकेले कभी नहीं भागेगा, इसलिए हर्षवर्धन ने पहले ही इस नगर के साथ जीने और मरने का मन बना लिया होगा। कनिष्ठ बहन मीनाक्षी, तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं है। मीनाक्षी के शब्द सुनकर हर्षवर्धन ने उसकी ओर देखा और एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा। वह नहीं चाहता था कि मीनाक्षी उसके साथ मरे। वरिष्ठ भाई हर्षवर्धन, आपको कुछ और कहने की जरूरत नहीं है, मैंने अपना मन बना लिया है। मीनाक्षी ने सिर हिलाया और दृढ़ दृष्टि से कहा, ठीक है। यह देखकर हर्षवर्धन ने आह भरी। कनिष्ठ भाई भव, तो तुम सभी को लेकर पहले निकल जाओ। हर्षवर्धन ने अपने पास खड़ी डीडी है भव की ओर मुड़कर कहा। जी वरिष्ठ भाई हर्षवर्धन। भव यह सुनकर बहुत खुश हुआ। क्षितिज पर रक्तजीवियों को देखकर जिनकी आकृतियां लगातार नजदीक आ रही थीं, वह अत्यंत घबराया हुआ था। वह यहाँ एक पल भी और नहीं रुकना चाहता था। उसकी इच्छा थी कि वह मुद्दे और तुरंत भाग जाए, लेकिन दुर्भाग्य से हर्षवर्धन ने अभी तक आदेश नहीं दिया था और उसने तुरंत भागने की हिम्मत नहीं की। सभी लोग मेरे पीछे आओ। भव हरित बांस खड्ग संप्रदाय के योद्धाओं के समूह की ओर मुद्दा और जोर से चिल्लाया। इसके साथ ही वह तुरंत नगर से एक और दिशा में उड्डीच गया। यह देखकर हरित बांस खड्ग संप्रदाय के लगभग एक तिहाई शिष्य एक पल के लिए हिचकिचाए और फिर उसके पीछे हो लिए। बाकी योद्धा गतिहीन वहीं खड्डे रहे। कनिष्ठ भाई समीर, तुम सब वहां खड्डे क्या कर रहे हो? जल्दी करो और चलो। जब छवि ने समीर और अन्य योद्धाओं को अभी भी वहां खड्डे देखा तो वह जल्दी से चिल्लाई। वह समीर और हरित बांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धाओं को दयालुता या उनके जीवन की चिंता के कारण अपने साथ जाने के लिए नहीं कह रही थी। यह केवल इसीलिए था क्योंकि उनके साथ अधिक लोग होंगे तो खतरा होने पर उन्हें अधिक सुरक्षा मिलेगी। वरिष्ठ बहन छवि, अगर आप जाना चाहती हैं तो आप जा सकती हैं, हम नहीं जाएंगे। हम वरिष्ठ भाई हर्षवर्धन और वरिष्ठ बहन मीनाक्षी के साथ रहना चाहते हैं, समीर ने दृढ़ता से कहा। तुम लोग यहाँ रुककर क्या कर रहे हो? क्या तुम उन रक्तजीवियों को हरा भी सकते हो? अपनी जान गंवाने के अलावा इसका क्या मतलब है? छवि ने अपना पैर पटका। उसका चेहरा निराशा से भरा था। एक सच्चा इंसान मर ही जाता है तो डरने की क्या बात है? समीर ने अपनी छाती चौड़ी की और गर्व से कहा। एक सच्चे इंसान के लिए कायरतापूर्ण जीवन जीने से बेहतर युद्ध के मैदान में मरना है।
हम्फ, तुम लोग बेवकूफ पत्थरों का झुंड हो। यह सुनकर छवि खुद को ठंडी आवाज में उपहास करने से नहीं रोक पाई। यह देखकर कि रक्तजीवी करीब और करीब आ रहे हैं, छवि ने और देरी करने की हिम्मत नहीं की। वह चमकी और भव व हरित बांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धाओं के पीछे हो ली, जो इंद्रपुरी नगर से एक और दिशा में उड्डीडीएच रहे थे। हरित बांस खड्ग संप्रदाय के दर्जन भर सदस्यों में से लगभग एक तिहाई चले गए थे। केवल 11 या 12 लोग ही बचे थे। साथ ही साधक खड्ग सन्यासी, क्या आप नहीं जा रहे हैं? भव, छवि और अन्य लोगों के जाने के बाद हर्षवर्धन नगर की दीवार के दूसरी तरफ खड्डे विराट के स्वर्णनाग अवतार की ओर मुड़ा और पूछा, अभी समय नहीं आया है? विराट के स्वर्णनाग अवतार ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, मुट्ठी भर रक्तजीवी मुझे भागने पर मजबूर करने के लिए काफी नहीं है। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप